हेलो एवरीवन। मैं अरविंद कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल साक्ष्य एजुकेशन 4149 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मैं आपको साइंस के सब्जेक्ट में आपको बायोलॉजी का सेक्शन में जय प्रथम टॉपिक पढ़ा रहा हूं। उसमें पोषण और पाचन हो गया है और अगला उसमें टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ उसकी रोचक तथ्य बताए थे। आज इसी का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको मानव स्वतंत्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, कैसे होता है क्या होता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जिसे कहते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन। और दूसरा है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन इसे कहते हैं अनाक्सी श्वसन। क्या कहते हैं इसको? अनाक्सी। इसको बोलते हैं अनाक्सी श्वसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। इस वेरी वेरी ये इम्पॉर्टेंट है, आएगा आपके पेपर में, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, वायवीय श्वसन क्या होता है कि यह क्रिया O2 मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। यानी कि वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और अवायवीय में लिखेंगे यह क्रिया यह क्रिया O2 यानी ऑक्सीजन की एब्सेंट यानी अनुपस्थित में यानी यह क्रिया किसमें होती है? यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में और क्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थित में होती है। अगला पॉइंट होगा इसमें, इस क्रिया में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस तरफ लिखेंगे इसमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला लिखेंगे तीसरा पॉइंट। ठीक है, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी क्या होता है कि इस क्रिया में जो आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6, उसके एक अणु से कितने एटीपी? 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। और एटीपी आप समझते हैं, एटीपी कहते किसे हैं? मैं आपको कहाँ बता दूं, यहाँ पर इसे बता देता हूँ कि एटीपी क्या होता है। एटीपी को आप पढ़ेंगे क्लास 9th में। एटीपी को वो कहते हैं एडिनो सिन ट्राइफॉस्फेट ना।
एटीपी और इसका निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? नाम सुनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस। क्या बोलते हैं? कि ऊर्जा का पावर हाउस। ठीक है। इसमें लिखेंगे इस क्रिया में, इस क्रिया में ग्लूकोज ग्लूकोज के एक अणु से एक अणु से 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। चौथा लिखेंगे इस क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल यानी H2O जल होता है। लिख लीजिएगा, नोट डाउन भी करते चलिएगा साथ ही साथ। इधर लिखेंगे इस क्रिया में एल्कोहल एवं लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद क्या है? इस क्रिया का अंतिम उत्पाद अगर पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल होता है, और अवायवीय श्वसन में इसका अंतिम उत्पाद होता है एल्कोहल एवं लैक्टिक अम्ल। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। अगला है ग्लूकोज ग्लूकोज पाइरूवेट ग्लूकोज पाइरूवेट के विखंडन का विखंडन का मतलब टूटना, कि जो ग्लूकोज या पाइरूवेट ये कैसे विखंडित होते हैं, इसके कैसे टूटता है। ठीक है। और फिर किस रूप में मिलता है, इसे ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज। ठीक है। प्लस पाइरूवेट। ठीक है। ग्लूकोज का में कितने कार्बन अणु होते हैं? 6 होते हैं। कितने? कार्बन के 6 अणु, और पाइरूवेट में होते हैं कार्बन के 3 अणु। ठीक है। जब ये देखिए टूटेंगे तो क्या उत्पाद बनाते हैं? हम आपको इसमें 3 उत्पाद बनते हैं, तीनों को एक बढ़िया से बताते हैं सीरियल से। ठीक है। देखिए पहला होगा, ये ईस्ट में होगा। किसमें होगा? ईस्ट में। और किसके? ऑक्सीजन की अनुपस्थित, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा? अनुपस्थित होगी। तो कैसे प्रक्रिया होगी? अवायवीय श्वसन होगा। कैसा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन, यानी किसके अनुपस्थित में? ऑक्सीजन के अनुपस्थित में हो रहा है। और किसमें? ईस्ट। ईस्ट एक कवक है। ठीक है। तो क्या बनता है? यानी ग्लूकोज और जो पाइरूवेट मिलते हैं, और किसकी उपस्थित में? ईस्ट की उपस्थित में और ऑक्सीजन के अनुपस्थित में, तो क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल।
इसका सूत्र आप लोग जानते होंगे एथिल अल्कोहल का। क्या होता है एथिल अल्कोहल का? C2H5OH, C2H5OH और CO2 निकलेगी प्लस ऊर्जा। ठीक है। अगला क्या है दूसरा, ये भी इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थित होगी। इसमें पेशी कोशिका जो आपकी मसल्स सेल होती है, पेशीय कोशिका। ठीक है। तो क्या होगा, लैक्टिक अम्ल क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। देखिए क्या होता है कि जब ग्लूकोज पायरुवेट के साथ मिलकर क्रिया करेगा, किसमें पेशी जो आपकी मसल्स होती है, मसल्स मांसपेशी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल निकलता है और उससे ऊर्जा। देखिए लैक्टिक अम्ल क्या होता है, पेशी जैसे हमारी मसल्स होती हैं, जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो क्या होते हैं, यानी जब कभी खेलते खेलते उनके मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है, जैसे हम दौड़ते दौड़ते क्या होते हैं, थक जाते हैं ना, जब बहुत या बहुत वर्क करते हैं, मेहनत वाला वर्क, फावड़ा है और कुछ करते हैं, तो हमारे क्या बहुत थक जाते हैं और तो थोड़ा सा आराम कर लें, तो क्या होता है, जो हमारे मसल्स होती हैं इनमें वही लैक्टिक में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, इनका संचय हो जाता है, जिससे कि हमें थकावट होती है। ठीक है, हम थक जाते हैं और कुछ देर बाद क्या होता है, जैसे हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फिर से वो लैक्टिक अम्ल क्या होता है, तो वो टूट जाता है और हमें ऊर्जा मिल जाती है, जिससे फिर हम कार्य शुरू कर देते हैं। यानी खिलाड़ी में क्रैम्प आ जाता है, मैदान में खेल रहे हैं उनके क्रैम्प आ गए तो नहीं खेल पाते, मैदान से बाहर चले जाते हैं, इसी जमाव के कारण से लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको आप क्लास 9th में पहला ही चैप्टर है जिसमें आपका सेल है उसमें पढ़े होंगे। ये होती है O2 की उपस्थिति में। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, बोलो।
हेलो, बीच में थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर से आ जाइएगा। देखिए क्या होता है नासा द्वार। इस नासा द्वार के माध्यम से क्या तो वायु हमारे नाक में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर प्रवेश के बाद देखिए हम श्वसन क्रिया नाक से भी करते हैं और मुख से, लेकिन हम नाक से ही श्वसन की क्रिया करते हैं, मुख से बहुत कम, है ना। जैसे हम नाक से हमारी वायु प्रवेश करती है तो देखते हैं कि हमारे नाक के अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं। क्या होते हैं, बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। और बाल का मैंने काम बताया ही था कि क्या काम होता है। उन बाल का काम होता है कि जो वायु में मिट्टी धूल के कण होते हैं और जो बैक्टीरिया उनको क्या करते हैं, रोक लेते हैं, है ना। तो वायु का छनते हुए जाती है। फिर अगर आप देखते होंगे कि नाक में दो छेद होते हैं ना, दो छेद क्यों होते हैं। और दो छेद में एक क्या होता है, बीच में एक नासा पट होता है। क्या होता है, नासा पट, यानी कि ऐसे बांट देता है, बीच से दो भाग में बांट देता है, दीवार के रूप में ना। यानी दो भाइयों में बंटवारा हो गया, आधा तुम लो आधा हम लें, है ना, बंटवारा हो जाता है। यानी कि कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चोट लग गई कुछ, तो ये नाक अगर बंद हो गई ऐसे, तो हम इस छिद्र के माध्यम से श्वसन क्रिया कर सकते हैं। अगर ना हो नासापट और पूरा बंद हो जाएगा फिर तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए होता है, ठीक है। यानी दो भाग में बांट देता है। फिर देखिए इसी के अंदर क्या होता है, आपको बताया था मैंने, स्लेक्म या म्यूकस बताया था ना, जो कैसा होता है, चिपचिपा या गाढ़ा होता है। वो क्या काम करता है कि जो हमारे रोए जो बाल होते हैं उसमें हमें जो भी धूल का बचते हैं, उस म्यूकस को क्या करता है, चिपका लेता है, अंदर जाने नहीं देता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उसी में चिपक जाते हैं, अंदर नहीं जाने पाते। और काम होता है इसका कि जो वायु बाहर की वायु क्या होती है, गर्म होती है। क्या होती है, गर्म होती है। तो जैसे म्यूकस में आ जाता है तो थोड़ा क्या हो जाती है, हमारे शरीर टेम्परेचर के बराबर हो जाती है, यानी शरीर टेम्परेचर से अधिक नहीं हो पाती। तब जा करके वो छनते हमारे फेफड़ों तक जाती है। और वही क्या करते हैं, जो मिट्टी के धूल कण होते हैं उसी को आप सुबह सुबह क्या करते हैं, टकोर के फिर निकालते हैं, जब सुबह उठते हैं सो करके, है ना, निकलता है ना। उसको कई भाषाओं में कुछ बहुत बोलते हैं। फिर आएंगे ग्रसनी। कहाँ पे वायु आएगी आपकी, ग्रसनी में। और देखते हैं जैसे ही ग्रसनी में आएगी, फिर यहाँ पर क्या होता है, कंठ होता है। ये चीज, ये क्या होता है, कंठ, इसको बोलते हैं कंठ, कंठमाला ना। फिर इसके बाद आपका आएगा ऐसे यहाँ पर, ये छल्ले के रूप में होते हैं, ऐसे ऐसे छल्ले के रूप में सी के आकार की। ये क्या होती है, श्वास नली होती है। क्या होती है, श्वास नली होती है, ठीक है। फिर ये दो भाग में डिवाइड हो, बट जाती है, डिवाइड हो जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे। क्या हो जाती है, दो भाग में बट जाती है। आया समझ में, जिसे कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होती है, ये फिर और बढ़ जाती है ऐसे करके, ऐसे। ये होती है श्वसनिका। क्या होती है, श्वसनिका। फिर ऐसे और बढ़ जाती है, ऐसे बढ़ जाती है। और फिर अंगूर के समान ऐसे गुच्छे लगे, गुच्छे से समान दिखाई देती है, ऐसे अंगूर के समान। ये इनमें क्या भरी होती है, वायु भरी होती है। क्या होती है, जिसे कहते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं। इस तरफ नहीं बनाएंगे, एक तरफ बनाए। और इसको हम क्या कर दें, ऐसे
ठीक है ये, तो ये क्या हो गया आपके फेफड़े हो गए ऐसे। ये क्या होते हैं आपके फेफड़े होते हैं लंग्स, ठीक है। और इन्हीं में क्या हो जाते पाए जाते हैं, आप देखते होंगे ये ऐसे ऐसे क्या होती हैं, पसलियां होती हैं, रिप्स होती हैं, क्या होती हैं, रिप्स होती हैं। कितनी, 12 जोड़ी या 24 पसलियां होती हैं जो पिंजरे की तरह कार्य करती हैं। कैसे, केज, यानी जो आपका केज होता है, पिंजरा होता है, उसकी भांति क्या करती हैं। जिससे यानी कि आपका फेफड़ा और जो आपका हार्ट होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहीं पर आपका क्या होता है, हार्ट होता है, क्या होता है, यानी जिसे कहते हैं हृदय, वो इन्हीं के बीच में, दो फेफड़े के बीच में रहता है, ठीक है। यानी बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, बहुत ही मुलायम ऑर्गन होते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारी जो पसलियां होती है इसको ढक लेती हैं और इसको बाहरी चोटों से रक्षा करती है। ऐसा में यानी बायां जो हमारा फेफड़ा होता है वो थोड़ा हल्का सा छोटा होगा, और जो दायां फेफड़ा होगा वो बड़ा होता है। ऐसा होता है क्यों, क्योंकि बाएं तरफ क्या होता है हमारा, हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट, यानी दिल जिसे कहते हैं। है समझ में, ये इतना आपका क्या हो गया। और देखिए ये होती है बाहरी, जिसका इसको कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं इसको, प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये इस कार्य होता है कि जब फेफड़ा, जब हमारे हम बाहर से श्वसन सांस लिए, वायु गई हमारे फेफड़े में, तो हमारा फेफड़ा क्या होता है, फूलता है, क्या होगा, फूलेगा, बाहर की ओर आएगा, निकलता है। तो ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, ये इसमें चिपचिपी होती है, यानी कि बाहरी चोट इसको न लगे, नहीं रगड़ को बचाती है फेफड़े को, यानी बाहर निकलेगा फिर अंदर आएगा, तो एक रगड़ होती है, घर्षण होता है, उसको बचाता है, किसी को घर्षण से फेफड़े को बचाने का कार्य करता है। जो हमारी श्वास नली होती है, सी के आकार की कार्टिलेज की बनी होती है, किसकी, उपास्थि, यानी कि श्वास किसकी बनी होती है, उपास्थि की। मैंने उपास्थि आपको बताया भी था कि क्या होता है, क्या होता है उपास्थि, बता सकते हैं, बड़े बड़े भुलक्कड़ हो आप लोग, रिवीजन तो करते नहीं हो। उपास्थि मतलब कार्टिलेज, यानी कि जैसे आप कोई एक रबड़ ले लीजिए, है ना, और जैसे उसको हम ऐसे क्या खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं और छोड़ देते, फिर वो अपने स्थान पर आ जाती है, यानी उसी को कहते हैं उपास्थि या कार्टिलेज। देखिए हमारे शरीर में काफी कुछ अंग होते हैं जो उपास्थि कार्टिलेज के बने होते हैं। कौन कौन से, जैसे आपका नाक है ना, ये हम इसको चाहे जितना ऐसे ऐसे मोड़ देंगे, क्या होगी, फिर से वैसे ही अपने स्थान पर आ जाएगी, है ना। कान, ऐसे चाहे इतना इसको घुमाओ, तोड़ो मरोड़ो, है ना, फिर वैसे ही अपने स्थान पर आ जाता है, यानी उसमें जो है वो फिर से उसी अवस्था में आ जाता है, टूटता नहीं है, हड्डी नहीं होती। अगर देखिए फिर वैसे ही आ गया। ये किसके बने होते हैं, उपास्थि के। इस तरह हमारी जो श्वास नली होती है कैसी बनी होती है, उपास्थि की। जैसे कोई ऐसे कोई किसी गला दबा देता है, सांस नहीं निकलती, निकलती है, और जब फिर छोड़ देता है फिर बढ़िया, फिर से क्या हो जाती है, फिर उसी स्थान पे आ जाती है, फिर से हम बढ़िया बोलने लगते हैं। तो ये एक रबड़ की तरह कार्य करता है। ये किसका बना होता है, उपास्थि या कार्टिलेज का। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जानो समझ पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसको मैंने आपको बताया था, क्या है ये, क्या है ये होती है डायाफ्राम, है ना। मैंने बताया था इसका कार्य क्या होता है, कि जैसे वायु इसमें भर जाती है, फेफड़े में फूलते हैं, तो ये क्या होती है, बाहर की ओर, यानी कि नीचे की ओर क्या होती है, फैल जाती है। और जब हम श्वसन की श्वास बाहर करते हैं, फिर से क्या होते हैं, हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और ये फिर ऊपर की ओर आ जाती है ना। और कभी कभी जब जो क्या होती है, ऊपर नहीं आ पाती, अब तो हम श्वास बाहर नहीं खींच निकाल पाते हैं, व्यक्ति मृत्यु भी हो जाती है। ये भी कार्टिलेज की बनी होती है।
है समझ में? मानव श्वसन तंत्र है ना, कहते किसे हैं, देख लीजिए। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र कहते किसे हैं, तो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। देखिए, अब आपको बताते हैं इसको एक परिभाषा के रूप में कि मानव श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों विनिमय में, जो गैसों के क्या, गैसों के विनिमय में, मतलब आदान प्रदान, विनिमय कौन होता है, आदान प्रदान, गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं। क्या देते हैं, योगदान देते हैं। और मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, यानी कि मानव में श्वसन होता है किसके द्वारा, हमारे लंग्स या फेफड़ों द्वारा होता है। इसलिए मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसी श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुफ्फुसी, यानी कि फेफड़े द्वारा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फुफ्फुसी श्वसन कहा जाता है। और मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका है श्वसन मार्ग और दूसरा है फेफड़े। अब देखिए, जो श्वसन मार्ग होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, इसका पथ पूछ लेता है कि जो हमारा श्वसन होता है इसका पथ क्या है, यानी कि पहले किस में आता है, फिर किस में जाता है, फिर कहाँ पे आता है, यानी कि एक उसका स्टेप पूछ लेता है, एक नहीं 2 नंबर में, तो उसको देख लीजिएगा। श्वसन मार्ग है ना, फिर है क्या आता है, नासा द्वार, किसमें आएगा, नासा द्वार। फिर आता है नासा पथ, क्या होता है, नासा पथ। ठीक है, फिर ग्रसनी, किसमें आएगा, ग्रसनी, इसको लिखते चलिएगा। फिर किस में आएगा, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद श्वास नली, फिर श्वास नली के बाद कहां पे जाएगा, श्वसनी, फिर श्वसनी के बाद श्वसनिका, श्वसनिका के बाद पूटिका, एल्विलाई से बोलते हैं। ये इसका मार्ग होता है कि सबसे पहले श्वसन मार्ग से प्रवेश करेगा, फिर नासा द्वार जाएगा, नासापथ में, फिर ग्रसनी में, फिर कंठ में जाएगा, कंठ के बाद श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका, फिर पूटिका, फिर जाके हमारे फेफड़ों को प्राप्त होती है वायु। और फेफड़ों से ही फिर ब्लड के माध्यम से, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे शरीर में हमारी जो वायु होती है वो पहुंचती है। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एक इसको पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। पहला है नासा द्वार, क्या है, नासा द्वार, नासा द्वार। ठीक है, पहला क्या है, नासा द्वार। इसमें लिखेंगे, देखिए आपको मैंने मानव श्वसन तंत्र बता दी, कैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं। अब इसका मैं आपको श्वसन मार्ग भी बताया। अब इसका एक एक भाग का मैं परिभाषा के रूप में आपको लिखा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए, पहला है नॉस्ट्रिल, यानी जो आपका नासा द्वार होता है। क्या होता है, नासा द्वार, जिसके माध्यम से वायु अंदर प्रवेश करती है। तो मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ी, एक ये हो गया और एक ये हो गया। दोनों नासा द्वारों के बीच एक क्या होता है, पट होता है। पट का मतलब दरवाजा, बीच में एक दीवार खड़ी होती है, जिसे नासिका पट कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिका पट कहते हैं। और इसे वायु में, वायु जो वायु होती है शरीर में, इसी के द्वारा
जाती है, हमारे जो अंदर शरीर में वायु जाती है इसी के द्वारा जाती है। अगला है नासापथ यानी नोजल पासेज। प्रत्येक नासाद्वार अपनी ओर, देखिए मैंने आप लोग को एक मौखिक रूप में पूरा बता दिया था, मैं इसको एक लिख करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड कॉपी में आप लिख करके लिखेंगे, ना कि आप वहां पे मौखिक चीज, इसको एक समझ करके आप अपने से भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो नासापथ क्या होता है कि प्रत्येक नासाद्वार अपनी ओर के नासापथ में किसमें खुलता है, नासापथ में खुलता है। नासापथ का अगला भाग नासा वेश्म कहलाता है। क्या कहलाता है, नासा वेश्म कहलाता है। और नासा वेश्म श्लेष्मा झिल्ली, किसका, श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से ढकी रहती है। यानी जो श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से ढकी रहती है, यानी कि श्लेष्मा झिल्ली होती है, रोम होते हैं, बाल इसे कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा का श्रवण करती है, यानी म्यूकस कैसा चिपचिपा एक पदार्थ होता है, जो सुबह आप लोग देखते हैं इस समय जैसे सर्दी का मौसम खूब है तो खूब नाक से निकल रहा है, वही श्लेष्मा होता है, का श्रवण करती है। वायु में मिश्रित धूल कण, जैसे हम वायु लेते हैं तो वायु में देखिए धूल कण भी होता है, बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, उसको वो सब साथ ही जाता है, ना कि बाहर बाहर जा, किसी को वायु भर लेते हैं, वायु के साथ धूल भी जाएगी, मिट्टी भी जाएगी और बैक्टीरिया भी जाते हैं। जीवाणु अन्य हानिकारक कण श्लेष्मा में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, यानी जो हमारे रोम होते हैं कुछ तो इसमें चिपक गए, रुक गए, और फिर जो श्लेष्मा होता है और फिर जो बचे वो उसमें चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपक कर रोम में अटक कर इसी तरह इसी पद को क्या अग्रभाग में रह जाते हैं और स्वच्छ निस्यंदित वायु फुफ्फुस तक पहुंचती है, यानी कि जो स्वच्छ छनी हुई वायु हमारे फेफड़ों तक जाती है, ना कि ये मिस जो है बैक्टीरिया धूल कण जो है सब यहीं पर रुक जाते हैं, फंस जाते हैं। वायु हमारी वायुमंडल गर्म भी होती है ना, गर्म होती है तो क्या होती है वो इसमें क्या होता है फंस जाते हैं, श्लेष्मा होता है उसको वायु के जो टेम्परेचर उसको हमारे शरीर के टेम्परेचर के बराबर कर देता है, फिर जाके छनी हुई वायु हमारे मिश्रण में छना हुआ, ठीक है, तब जाके हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। वही म्यूकस में जो चिपक रहा था ना बैक्टीरिया धूल का, फिर आप उसे सुबह क्या करते हैं ककोर के निकालते हैं, फिर है ना ऐसे करके नाक में उंगली डाल के फिर से निकालते हैं, वही चीज होता है। ठीक है, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं अगला भाग इसका।